हम लोग बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की, और सिंपल क्यूबिक में हम लोग को मानना है कि जो एटम्स हैं वो किसी क्यूब के केवल कॉर्नर पर बैठे हुए हैं। तो हमने सबसे पहला एग्जांपल किया कि आपने एक छोटा सा क्यूब बनाया, और ये अलग बात है कि सॉलिड स्टेट के लास्ट तक आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर आए या ना आए, आपको कंफर्म है कि क्यूब बनाने आ जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, हम क्यूब बनाना भी सीख सकते हैं। आपने कहा ये आपका क्यूबिक सिस्टम बना हुआ है, और यहां पर आपका लगातार सभी कॉर्नर पर आपके एटम्स बने हुए हैं। मैंने कहा ठीक है, आपने सभी एटम यहां बना दिए। यहां एटम बनाने के बाद ये एटम आपका विजिबल नहीं होगा क्योंकि ये बोर्ड के पीछे बना हुआ है। आपने कहा अगर ये डायग्राम बन गया है तो कौन से एटम आपस में टच होंगे। तो मैंने कहा अगर मैं इन सब का साइज बढ़ाता हूं तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो एज वाले होते हैं ये आपस में टच हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा टच होने का मतलब, तो उन्होंने कहा अगर मैं इस पर्टिकुलर को किसी भी साइड से या ऊपर से ऑब्जर्व करने लगूं, तो मैंने कहा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ऊपर से। तो क्या दोस्तों, ऊपर से ऑब्जर्व करने के बाद आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। ऑब्जर्व करते रहिएगा। हम लोग एक सर्किल आपका कुछ इस टाइप से जाएगा, एक सर्किल आपका कुछ इस टाइप से जाएगा, और आपके यहां पर 4 सर्किल आएंगे। जब आप इन पर्टिकुलर को एनलार्ज करेंगे साइज में, तो आपका जो टॉप से व्यू दिखाई देगा कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। और जैसे ही आपने इसको टॉप व्यू बोला तो आपने कहा कि अगर मैं पर्टिकुलर इसको ए मान के चलता हूं, ए मतलब इसको हम बोलेंगे यूनिट लेंथ या सेल लेंथ, तो हमने इसको बोल दिया कि ये ए बना हुआ है। अब चूंकि यूनिट है तो आप कहीं का भी लेंथ लीजिएगा वो सभी जगह ए रहेगी आपकी। मैंने कहा ठीक है। तो इस पट को देखते हुए हमें पहला फॉर्मूला जो याद करना है वो याद करना है कि ए की वैल्यू होती है आपकी 2r। चूंकि ये जो डिस्टेंस है ये ए है, या बोलो ये r प्लस आर बन गया, तो ये मुझे पहला पॉइंट तो याद करना है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को याद कर जाते हैं तो आपने कहा सेकंड पॉइंट कौन सा याद करना होगा। तो हम बोलेंगे सेकंड पॉइंट होता है आपका रैंक, और रैंक का जो सिंबल होता है वो होता है आपका Z। मैंने कहा रैंक क्या होती है, तो उन्होंने बोला कि जो पर्टिकुलर आपके एटम है वो यूनिट सेल के अंदर कितने आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखिएगा जो कॉर्नर पर एटम होता है उसका रूम के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना आता है, तो बोलूंगा रूम के अंदर कॉर्नर का तो 1/8 आता है। तो मैंने कहा अगर आपने ये मुझे आंसर बता दिया तो लिख देता हूं कि यहां पर आना चाहिए था 1/8। इस पूरे क्यूब में 1/8 1/8 1/8 करते करते कितने कॉर्नर हो गए, तो बोलूंगा 8 कॉर्नर हो गए। तो मैंने इसी को मल्टीप्लाई किया 8 से, और फुल एंड फाइनल आपका आंसर आ चुका है 1। तो यहां पर हम लोग को यह भी पता चला कि जो रैंक रहेगी या कंट्रीब्यूशन रहेगा टोटल एटम्स का वो 8 आना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है जो हमें याद नहीं करना होता, वो होती है आपकी डेंसिटी। और अगर आप डेंसिटी की बात करने लगे तो डेंसिटी में हम लोगों ने देखा था कि हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, सीधा बोलेंगे कितना मास है और कितना वॉल्यूम है। तो हमने फॉर्मूला अपना बनाया और हमने कहा डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला जो कि याद कभी नहीं करना, बोलेंगे मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने कहा बताएगा O2 जिसको हम लोग गैस बोलते हैं, O2 का मास कितना है, तो बोलूंगा कितनी O2, बोलूंगा 8। एक सिंगल O2 के मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, बोलूंगा एक O2 के मॉलिक्यूल का मास का मतलब है 32 AMU। मैं बोलने लगूं 1 मोल O2 का मास कितना होगा, बोलूंगा 32 ग्राम। इसका मतलब मॉलिक्यूल अलग होता है और नंबर ऑफ मोल अलग होते हैं। तो जब मैं पर्टिकुलर किसी मेटल की बात करने लगूं और मुझे यहाँ पर मास निकालने लगे तो मोल की बात नहीं कर रहे, हम एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सभी चीजें एएमयू में आएंगी। तो या तो आप एएमयू का डेटा याद कीजिएगा या आप मोल का डेटा याद कीजिएगा। जैसे O2 के लिए हम मान सकते हैं 32 ग्राम, आप डिवाइड कर दो उसको एवोगैड्रो नंबर से। तो मैं क्या बोलता हूं, एक मॉलिक्यूल का आपका मास आ गया। तो इजी किस में पड़ेगा, एएमयू से कैलकुलेशन करना या डिवाइड बार बार करते रहना एवोगैड्रो नंबर से। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप एवोगैड्रो की बात करने लगे तो बोलूंगा जो भी आपका एटॉमिक मास होगा पर ग्राम में, आपने अपनी तरफ से उसको डिवाइड कर दिया किसी एवोगैड्रो नंबर से। और जैसे आपने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया तो ये आ गया एक एटम का मास।
मैंने कहा इसके अंदर कितने एटम है, तो बोलूंगा इंटू 1। अगर रैंक आपकी होती 2 तो इंटू 2 करता, इंटू 3 होता तो 3 करता, जो भी था। गलती से इसमें रैंक आपकी 1 आई थी तो मैंने इसको 1 कर दिया। ये आ गया, इतना मास इस बॉक्स के अंदर बैठा है, जिसको आपने यूनिट सेल बोला। हमने कहा ठीक है। और डिवाइड बाई वॉल्यूम, मैं बोलूंगा अगर ये ए है तो पूरे का पूरा जो आपका वॉल्यूम रहेगा वो आपका हो जाएगा ए क्यूब। आपका आंसर आ गया। ध्यान से देखना, याद करने की गलती मत करना आप। हमने कहा अगर आपने डेंसिटी भी निकाल दी तो बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है इसका पैकिंग फ्रैक्शन। हमने कहा जी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो हमने कहा पैकिंग फ्रैक्शन जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है कि आपको बताएगा कि यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम ऐसा है जहां पर एटम बैठा है, क्योंकि कुछ बीच में स्पेस भी ब्लैंक बना हुआ है जिसको आप लोग बोलेंगे फ्री स्पेस। तो हम लोगों को बोला गया कि अगर एक कंटेनर में आप लगातार एप्पल भरने लगे तो क्या 2 एप्पल के बीच में थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा कि वो 100% तो आपका ऑक्यूपाई नहीं हुआ, थोड़ा सा तो स्पेस बीच में बच गया। जहां पर एप्पल आप आए हैं आप उसी को बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। यहां पर मैं एटम की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा पैकिंग फ्रैक्शन क्या लिखा जाएगा, तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं जो कि फिर से याद नहीं करना, और फॉर्मूला लिखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाई आपका बनेगा यहां पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से तो वही परसेंटेज में आ जाएगा। हमने कहा चलेगा थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमने कहा जैसे आपने कैलकुलेशन करी तो बताएगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना है। बोलूंगा एक एटम आपने माना है कि स्फेरिकल है, इसका मतलब एक का आंसर आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने कहा ये तो एक एटम का आ गया। इस यूनिट सेल में कितने एटम्स बने हुए हैं, तो बोलूंगा इंटू 1 बना हुआ था, क्योंकि आपने रैंक 1 बताई थी। मैंने कहा ठीक है। अगर यहां तक ठीक हो गया तो क्या बोलता हूं टोटल आपका जो वॉल्यूम रहेगा वो तो ए क्यूब रहेगा। क्या मैं बोलता हूं इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4 पाई डिवाइड बाई 3 और बन जाएगा आपका इंटू आर अपॉन ए, और ये बन गया आपका क्यूब। वेरीफाई कीजिएगा। अगर ये आपने वेरीफाई कर लिया तो क्या बोर्ड पर आपको कहीं r डिवाइड बाई ए की वैल्यू दिखाई दे रही है। बोलूंगा r डिवाइड बाई ए, r डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1/2 होगी। तो मैंने इसकी वैल्यू यहां पर अगर कॉपी करता हूं तो आंसर आएगा 4 पाई डिवाइड बाई 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, और ये आपका रहेगा क्यूब। क्या बोल सकता हूं आंसर बनेगा 2 का मतलब 4 का मतलब 8 का मतलब आ गया पाई/6। पाई की वैल्यू सभी लोगों को पता होती है, और पाई/6 की वैल्यू जब हमने निकाली तो इसकी वैल्यू आई आपकी 0.52। वैल्यू आई आपकी 0.52। इसका मतलब जब आप एक के ऊपर एक रखेंगे तब आपको ये ऐसा दिखाई देगा कि 52% स्पेस में तो एटम जा चुका है और 48% पर ऐसा वॉइड बचा हुआ है। हमने कहा इसको याद क्या करना है, तो उन्होंने कहा याद अगर करना है तो लिख देता हूं पैकिंग फ्रैक्शन आपका अब लिखा जाएगा 0.52, या आप इसी को बोल सकते हैं कितना परसेंटेज आएगा। बोलूंगा 52%। सुबह दोपहर शाम कुछ भी करके इस डेटा को याद करना है। तो जब आप अपने नोट्स बनाएं तो अलग से आप बॉक्स में बंद करते रहिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं स्मार्ट बनने के चक्कर में वो हर चीज को बॉक्स में बंद कर लेते हैं। नहीं, आपको बॉक्स में केवल वही बंद करना है जो डेटा आपको याद करना है, ये नहीं बिना बात की चीजों को आप याद करते हैं। यहां तक तो हम लोग निकल गए और हमने कहा कि पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, तो हमने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो हमने कहा चलेगा अगली हेडिंग डाल लेते हैं, और अगली हेडिंग डली आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका आपका सिंबल होता है CN। याद रहेगा क्या होता है CN। हमने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो उन्होंने कहा किसी एटम के आसपास जितने भी एटम्स बैठे हुए हैं आप उनको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। मैंने कहा मुझे मेरी क्लास के एग्जाम्पल से बताएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मान लीजिएगा कोई नमूना ये बैठा हुआ है क्लास में, और मैंने कहा इसकी क्लास में और भी स्टूडेंट होंगे। तो मैंने कहा देखिएगा एक स्टूडेंट ये रहा, और आपने लगातार कुछ इस टाइप का डायग्राम बना दिया, और आपने कहा मेरी क्लास में मान लीजिएगा 9 स्टूडेंट बने हुए हैं। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, 9 स्टूडेंट बना दिए।
अगर मैं रेड वाले स्टूडेंट से पूछता हूं भाई आपके आसपास कितने हैं, तो बोलूंगा आसपास तो मेरे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा 8। मैंने कहा नहीं, मुझे वो स्टूडेंट बताएगा जिनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम है, तो बोलूंगा अच्छा मिनिमम, तो इसका मतलब इसके बीच का डिस्टेंस अलग होगा और इसके बीच का डिस्टेंस अलग होगा। तो नियरेस्ट कितने स्टूडेंट आए, तो मैं बोलूंगा इस रेड वाले को लगेगा कि जितने डिस्टेंस पर ये बैठा है उतने ही डिस्टेंस पे ये है, उतनी ही डिस्टेंस पर ये बना हुआ है, इसका मतलब इस बीच वाले स्टूडेंट को कितने आसपास स्टूडेंट की फीलिंग आएगी, तो बोलूंगा अरे इसको तो 4 की फीलिंग आ रही है, तो बोलूंगा इसीलिए इस पर्टिकुलर रेड का कोऑर्डिनेशन नंबर आप बोलेंगे 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। तो अगर कोई कहने लगे जी इस पर्टिकुलर में हम लोग को सिंपल क्यूबिक में बताएगा कितने एटम्स बहुत ज्यादा पास में बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा अब जब हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो हमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने कहा अगर आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने पर आ जाते हैं तो आपने फिर से एक क्यूबिक सिस्टम बना लिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और उन्होंने कहा अगर आपने क्यूबिक सिस्टम बना लिया तो हमने एक क्यूबिक सिस्टम और बना लिया। मैं केवल रेड वाले को फोकस करूंगा इसलिए कलर पेन का हम लोग यूज कर रहे हैं। और आपने यहां पर भी कुछ इस टाइप का डायग्राम बना लिया और हमने इस टाइम पर 2 क्यूब बनाए। ठीक है, यहां तक हमने कहा ये एक एटम बैठा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, अगर ये एटम बैठा हुआ है तो आपने दूसरे किसी कलर से समझाने के लिए केवल यहां पर आपने और एटम बना दिए। मैंने कहा ठीक है, अगर आपने एटम बनाना स्टार्ट कर दिया तो आपने कहा अब इसके आसपास के अगर मैं और भी बनाने लगूं आपकी यूनिट सेल, तो क्या इसके पीछे आपको एक यूनिट सेल और ऐसे दिखाई देगा? ऑब्जर्व कीजिएगा, जिनको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और क्या इनके पीछे भी आपके 3 यूनिट सेल होंगे? तो आपने इस टाइप से 3 यूनिट सेल बना लिए। आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। अगर आपको कभी प्रैक्टिस करनी है तो आप खुद विजुलाइज कीजिएगा, जिस रूम में आप बैठे हैं किसी एक कॉर्नर को सोचिएगा और आपके आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। हमने कहा ये इतना डिफिकल्ट एग्जाम्पल क्यों लिया गया, तो हमने कहा अगर आपको ये एग्जाम्पल डिफिकल्ट लग रहा है तो चलेगा, हम थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। तो हमने कहा फिर से हमने एक डायग्राम बनाया जो सिंपल था, एक क्यूब बनाया फिर से, और क्यूब बनाने के बाद आपने फिर से आपने 4 क्यूब बना दिए। बहुत बढ़िया, क्यूब बहुत अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, हमने कहा इस एटम की बात करते हैं स्टार्टिंग में चीजों को इजी करने के लिए। हमने कहा अगर आपने इसको क्यूब माना था तो आपने कहा कि सभी कॉर्नर पर आपका एटम बना हुआ है और एक एज जो दिखाई नहीं देनी चाहिए थी वो पीछे आएगी, तो ये पर्टिकुलर कुछ इस टाइप का बनेगा और एक एटम यहां पर आ गया। मैंने कहा जी इस एटम के आसपास कितने मुझे एटम दिखाई देंगे, तो बोलूंगा कितने गैप पर आप बात करेंगे, तो मैंने कहा डिस्टेंस जो लिखा जाएगा बताएगा ए डिस्टेंस पर कितने एटम होंगे। तो बोलूंगा क्या इस पर्टिकुलर एटम के ये एटम आपका ए गैप पर दिखाई देगा, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल। क्या बोल सकते हैं अगर यूनिट सेल के बराबर में यूनिट सेल है तो एक एटम आपका यहां पर भी होगा, जिसका कलर कोड मैंने अलग कर दिया। आपके बराबर बराबर यूनिट सेल बने हुए हैं, तो क्या बीच वाला एटम बोल सकता है मेरे लेफ्ट साइड में एटम, मेरे राइट साइड में एटम, मेरे आगे एटम, मेरे पीछे एटम, मेरे नीचे एटम और एक यूनिट सेल इसके ऊपर आएगा वहां पर भी एटम। तो जो रेड कलर से बना है उसके इधर एटम, उसके इधर एटम, मेरे ऊपर एटम, मेरे नीचे एटम, मेरे आगे एटम, मेरे पीछे एटम, तो मुझे ए डिस्टेंस पर मेरे आसपास कितने एटम दिखाई दे रहे हैं, तो मैं बोलूंगा ये तो आपको 6 दिखाई दे रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलूंगा? रेड कलर से अगर बात करने लगे तो बोलूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर 1। जैसे हमने IE की बात करी थी पीरियोडिक टेबल में और IE1 और IE2 की बात करी थी, हम वैसे ही बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। बाय डिफॉल्ट उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 1, जिसकी वैल्यू आपकी आई 6। हमने कहा 6 जो आई वो कितने डिस्टेंस पर आई, तो हम बोलेंगे ये तो आपकी ए डिस्टेंस पर आ गई। ठीक है, यहां तक। अब हम और ज्यादा डिफिकल्ट अगर करने लगे और आपसे पूछने लगे अगला क्वेश्चन कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कितना होगा, तो उन्होंने कहा जो सिंपल डायग्राम था इसको हटाइएगा।
बहुत सिंपल हो गया। हम डिफिकल्ट लेवल लेके चलते हैं। तो मैंने कहा अगर डिफिकल्ट का इतना आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो रेड कलर से क्या बोल सकता हूं, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 था। सोचते रहिएगा इस टाइप के, ए गैप पर, एक गैप पर, ऊपर एक गैप पर, नीचे एक गैप पर, आगे एक गैप पर, पीछे एक गैप पर। मैंने कहा ठीक है समझा गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 1। करेक्ट, कलर चेंज कीजिएगा। मैंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर 2, उन्होंने कहा जी कोऑर्डिनेशन नंबर 2। मैंने कहा डिस्टेंस इक्वल टू a√2। ये कौन सा एटम आ गया? क्या आपको ऑब्जर्व हो रहा है? अगर मैं कलर कोड को ध्यान रखूं, ये एटम, इसको नाम दे दिया नंबर 2। बताइएगा ऐसे कौन से कितने एटम होंगे जिनके बीच का गैप a√2 आएगा? ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां पर अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये एफसीसी में क्लियर होगा, और एफसीसी पढ़ने के बाद आपको दोबारा वापस आना है तो ये समझ में आ जाएगा कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कितना होगा। जल्दी से आंसर बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, आंसर आपका आएगा 12। ऑब्जर्व करते रहेगा, एक प्लेन में 4 तो 3 प्लेन में आपके 4 इंटू 3। ठीक है, दिक्कत हो रही थी, हमने दिक्कत होने वाली चीजों को हमने और ज्यादा हटा लिया और हमने कहा अब बताएगा। अगला आता है डिस्टेंस आपका a√3 पर। डिस्टेंस कितने पर? a√3 पर। a√3 पर आपको डिस्टेंस बतानी है, कितनी आएगी बताते रहिएगा। हाँ जी, a√3 पर आपका नंबर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा ये। ऑब्जर्व करो, ऐसे कितने एटम होंगे जो a√3 गैप पे आएंगे, जिसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ऑब्जर्व करते रहिएगा, सोचेगा सोचेगा। बिल्कुल सही आंसर आपका आएगा 8। ऑब्जर्व कर लीजिएगा, एक इस कमरे का बॉडी डायगोनल, एक पीछे वाले कमरे का बॉडी डायगोनल, एक यहां से ये बॉडी डायगोनल, एक इस एटम से पीछे वाले कमरे का बॉडी डायगोनल। तो जहां पर आप बैठे हैं उस पर 3 जगह तो a√3 आएगा नीचे वाले कमरों में, और 4 तो आएगा नीचे वाले कमरों में, 4 आएंगे ऊपर वाले कमरों में। तो टोटल a√3 पर आपके जो टोटल एटम्स आएंगे वो आपके आ जाएंगे 8। हमने कहा जी और तैयारी करनी है, और तैयारी करनी है। बताइएगा अगर मैं और कलर पेन चेंज करने लगूं जो कि मेरे पास खत्म होते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, क्या बोल CN4 और बाजा बजाने के लिए अगर ध्यान रखूं तो मैंने कहा CN5। चेक कीजिएगा क्या CN4 आपका ये गैप आएगा? कितना डिस्टेंस है सोच के बताइएगा। बोलूंगा अरे ये तो 2a बन रहा है, तो बताइएगा CN5 क्या आएगा? तो CN5 आपका ये आएगा। सेम कलर कोड, मैं कलर कोड नहीं देख पा रहा हूं तो आपने कुछ इस टाइप का बना दिया। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में CN1, CN2, CN3, CN4, CN5 सब कवर किया। अब यह आपका काम है कि आप कितना इसको स्टडी करते हैं। हम यही नहीं रुकेंगे, हम सीधा अब IIT के क्वेश्चन पे पहुंचेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद में। हम लोग अब बात करते हैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पर, जिनमें सॉल्व करने के बाद में हो सकता है आपका फेस कुछ इस टाइप का हो जाए, लेकिन ध्यान रखना है सॉल्व आप ही को करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, धीरे धीरे हम चीजें टफ करेंगे, और हमें बोला गया कि आपका यहां पर जो पर्टिकुलर ये आपका डायगोनल बन रहा है, आपको बताना है इस पर्टिकुलर के बीच का गैप कितना होगा। अगर मैं इस गैप को d मानता हूं तो क्या आप बोल सकते हैं, सबसे पहला जो सिंपल आपका रहेगा d की वैल्यू होगी, ये पूरा गैप होगा a√2 और ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा r। इसका मतलब यहां पर हो जाएगा आपका -2r। हमने पहले पढ़ा था कि ये पर्टिकुलर जब ये आपस में टच है तो बोलूंगा a इक्वल टू 2r। तो मैंने कहा 2r का मतलब a हुआ और a का मतलब हुआ, क्या बोल सकते हैं, आंसर आएगा 0.414a। वेरीफाई कीजिएगा। पहला पॉइंट था तो बहुत ज्यादा सिंपल था। अब इस डायग्राम को बोला गया कि इस डायग्राम को कट कीजिएगा और देखिएगा कि कौन सा डायग्राम कैसे दिखता है। तो मैंने कहा IIT कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है, केवल IIT मेडिकल की बात नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर में। तो हमने कहा चलेगा इसको ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले फिर से आपने डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद मिलर इंडाइसेस हम लोग यहां पर देखेंगे, और यहां पर डॉट 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 बनाने के बाद आपने कहा कि पर्टिकुलर सभी जगह आपने ऊपर वाला डायग्राम बनाया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 के बाद 6 और यहां पर 7।
आपने बोला मान लीजिएगा कि आपका ये जो एक्सिस है ये आपका बना हुआ, ये एक्सिस आपका एक्स बना हुआ है, ये आपका वाई बना हुआ है और ये आपका जेड बना हुआ है। अगर मैं इस प्लेन को कट करता हूं तो मुझे इस प्लेन पर प्रोजेक्शन कैसा दिखाई देगा? तो मैं बोलूंगा देखिए ये दोनों एटम आपस में टच होंगे, मैं बोलूंगा बिल्कुल ये दोनों भी टच होंगे और ये दोनों भी टच होंगे। इसका मतलब ये पर्टिकुलर प्लेन से अगर कट करता हूं तो क्या आपको इमेज कुछ इस टाइप की दिखाई देगी? ऑब्जर्व करना आप लोगों का काम है। यहां पर कुछ इस टाइप को बनाया, यहां पर आपका रेड कलर आया जो आपस में टच थे, रेड कलर टच थे, रेड कलर टच थे, रेड कलर टच थे और वर्टिकल लाइन ना होके हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी स्टार्ट करी और आपको यहां से इस प्लेन से ये प्रोजेक्शन दिखाई देगा। यूनिट सेल जो होता है वो बल्क का छोटा सा आपका पोर्शन होता है जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर सके। तो मैंने कहा ये पर्टिकुलर तो आगे यूनिट सेल के पीछे 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 यूनिट सेल रहेंगी। मैंने कहा अगर आपको इतना ही ज्यादा अच्छा लग रहा है तो लीजिएगा डॉट 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 डॉट, एक और यूनिट सेल आया, डॉट 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 एक यूनिट सेल और आया। क्या बोल सकता हूं कि लगातार आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस टाइप का बनता चला जाएगा। क्या बोल सकता हूं एटम के ऊपर एटम, एटम के बराबर में एटम और ये पर्टिकुलर आपका लाइन से आपने एटम बना दिए। और अगर एटम बना दिए तो इस छोटे से पोर्शन को यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा ऐसे कितने प्लेन होंगे जहां से कट करने पर ये फीलिंग आएगी। बोलूंगा 6। मैंने कहा 6 कैसे? बोलूंगा देखो ये प्लेन भी वही होगा तो ये प्लेन भी वही होगा, छत वाला भी वही होगा और नीचे वाला भी यही होगा, आगे वॉल और पीछे वाली वॉल। तो 6 जगह से कट करने पर आपको ये फीलिंग दे सकता है। मैंने कहा हाँ ठीक है कुछ समझ में आ रहा है। तो उन्होंने कहा जैसे ही आपको समझ में आना स्टार्ट हुआ तो आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया और आपने कहा चेंज करने के बाद ब्लू हो गया, रेड हो गया, तो आपने पर्टिकुलर इसमें इस पर्टिकुलर प्लेन से कट किया। मैंने कहा वर्टिकल लाइन जिससे कि आपको दोनों डायग्राम अलग अलग दिखाई दे पाए। आपने कहा ये पर्टिकुलर आपका डायग्राम बना। इस प्लेन का नाम था आपका 110 और अगर आप 110 से कट करते हैं तो क्या बताएगा ये दोनों एटम आपस में टच होंगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल होंगे क्योंकि एज पर तो चीजें टच होती हैं। क्या a√2 के गैप पर ये दोनों एटम टच होंगे? बोलूंगा बिल्कुल नहीं होंगे। तो आपको ऑब्जर्वेशन कैसे दिखाई देगी? तो मैंने कहा सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन दिखाई देगी एक रेक्टेंगल की। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उसके आगे एक और रेक्टेंगल रहेगा, उसके आगे एक और रेक्टेंगल रहेगा। हम उसकी स्टडी की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि हम तो केवल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। हमने कहा एक एटम यहां होगा, एक एटम यहां होगा जो आपस में टच होंगे लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन पर टच नहीं होंगे। और आपने वर्टिकल लाइन बनाई है तो वर्टिकल 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 आप चेक कीजिएगा क्या आपको वो फीलिंग आ रही है कि अगर मैं 110 प्लेन से कट करता हूं या किसी प्लेन से कट करता हूं तो आपको ये ऑब्जर्वेशन है एटम के बीच में गैप फिर एटम, एटम के बीच में गैप फिर एटम करते करते अगला क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्शन से। और अब पता चलेगा कि हमें किस किस डायरेक्शन से देखने पर क्या क्या पता चल पाएगा और थोड़ी देर के बाद हम उस चीज को डायग्राम को विजुलाइज कर सकते हैं। हमने कहा डायग्राम कैसे दिखाई देगा? तो हमने कहा मान लीजिएगा आपका ऑब्जर्वर यहां पर बैठा हुआ है और जिसको नंबर दिया आपने नंबर 3। हमने कहा नंबर 3 को कैसा दिखाई देगा आपका स्ट्रक्चर? तो बोलूंगा नंबर 3 का स्ट्रक्चर दिखाई देगा ये दोनों टच होंगे, ये दोनों टच होंगे। मैं बोलूंगा अरे इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं थी, आपका जो एटम रहेगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे कि इस डायरेक्शन को कैसे इंडिकेट करना है, ये आपको पढ़ाया जाएगा जब आप बीटेक में जाएंगे। और बीटेक में ब्रांच होगी आपकी नैनो टेक्नोलॉजी और आपका जो टेस्टिंग रहेगी वो रहेगी आपकी टीईएम पर, जिसकी सबसे सस्ती मशीन आपकी आती है 2 करोड़ रुपए की। कोई बात नहीं, जीएसटी आप अपने हिसाब से ऐड करते रहिएगा, उसमें जितना भी ऐड हो रहा है ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखा जा रहा है ये कितनी जगह से देखने पर ये स्ट्रक्चर फीलिंग आएगी? बोलूंगा 6 डायरेक्शन से। वॉल के इधर, वॉल के इधर, वॉल के ऊपर, वॉल के नीचे, पीछे वाली वॉल, उधर वाली वॉल। तो 6 डायरेक्शन से आपको दिखाई देगा। मैंने कहा अगर ये दिखाई देगा तो बताएगा कहीं और से भी अगर देखा जाए। तो मैंने कहा कहां से? तो उन्होंने कहा देखिएगा यहां से आपने पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करी और यहां पर भी पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करी और यहां से देखना स्टार्ट कर दिया आपने और इसको नंबर दिया मैंने नंबर 4।
ऑब्जर्व कीजिएगा कैसा दिखाई देगा। हुआ दिखाई? ठीक है, अगर दिखाई दे गया तो इस ऑब्जर्वर को दो एटम दिखाई देंगे और दो एटम के पीछे ये एटम दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो एग्जैक्टली उसके पीछे आ जाएगा। ये एटम के पीछे ये एटम आएगा और इस एटम से टच होता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये एटम टच होता हुआ दिखाई देगा तो क्या आपको कुछ इस टाइप का फीलिंग आएगा? एक एटम है, एक एटम के बराबर में एटम, एक एटम फिर बराबर में एटम और एटम से टच होके एटम, और ऐसे आपने 4 एटम बना लिए। 4 के बाद 2 एटम और बन गए, टोटल हो गए 6 एटम। ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर आप यहां से देखते हैं तो आपका जो एटम होंगे कौन कौन से दिखाई देंगे? 2 एटम ये दिखाई देंगे, 2 ये दिखाई देंगे और 2 ये दिखाई देंगे, और आपको ये पर्टिकुलर गैप दिखाई देगा a√2 का। ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, हम तो रुकेंगे नहीं, और हमने कहा कि हमने ऑब्जर्वर को यहां से देखने की ट्राई करी। ये ऑब्जर्वर नंबर हुआ आपका 5, ये ऑब्जर्वर नंबर 4 था, और 5 को अगर दिखाई दिया जाए तो इसको देखते हुए आपको ये 3 दिखाई देंगे, सोच लीजिएगा, और 3 और दिखाई देंगे, और 3 का मतलब हो गया 6, और 6 का मतलब आपको जो स्ट्रक्चर बनेगा ग्रीन पेन से वो कुछ इस टाइप का बनेगा, जिसमें सभी एटम आपस में टच रहेंगे। मैं आपका टच एटम नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि हम मॉड्यूल से देख लेंगे कैसे कैसे बनेगा। और आपने कहा एटम, यहां पर भी एटम, एटम 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 और एटम। 3 एटम इस पर्टिकुलर में इस प्लेन के पीछे होंगे और 3 एटम प्लेन के आगे होंगे, लेकिन अगर वो एक के पीछे एक बैठे हुए मैं यहां से देखता हूं तो मुझे टोटल 6 एटम दिखाई देंगे और एक सेंटर में दिखाई देगा। किसी डायरेक्शन से देखने पर ये आपको HCP जैसा फील हो सकता है, लेकिन ये HCP नहीं है, क्योंकि HCP में एक प्लेन में सब एटम होते हैं, जबकि ये किसी डायरेक्शन से देखा जा रहा है और डायरेक्शन देखने पर ये एटम अलग प्लेन में है, ये एटम अलग प्लेन में है। तो ये पर्टिकुलर आपका हो गया नंबर 5, और नंबर 5 हो गया, नंबर 4 हो गया और नंबर 3 हो गया।